जबान लड़ाता है। अभी तेरी जबान को क्रिकेट जैसी लंबी बना देता हूं। रख। नहीं नहीं गुरुदेव, आप तो बेवजह नाराज हो गए। मैं तो आपकी हर बात का पालन करता हूँ ना। तो फिर जा, जल्दी से मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर। ठीक है गुरुदेव, बस अभी व्यवस्था करता हूँ। अभी कामरा वहां से गांव की तरफ बढ़ता कि तभी गांव की तरफ से ही ढेर सारे लोग इनकी तरफ ही बढ़े चले आ रहे थे। कामरा की नजर जैसे ही दूर से आते गांव वालों पर पड़ती है, वो ऊंची आवाज में, गुरुदेव गुरुदेव जल्दी से बाहर आइए, देखिए गांव से इतने सारे लोग इधर ही चले आ रहे हैं। तांत्रिक विशंभर फौरन अपने तंबू से बाहर आता है और दूर से आ रहे लोगों को देखता है। कामरा, गुरुदेव ये लोग इधर क्यों चले आ रहे हैं? मुझे तो डर लग रहा है गुरुदेव, मारने तो नहीं आ रहे हमें? तांत्रिक विशंभर वैसे ही शांत खड़े रहते हैं और उधर से आते हुए लोगों को देखने लगते हैं। और फिर जहां तक वो काली जमीन थी, बस वहीं पहुंचकर वो लोग रुक गए थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। कामरा, क्या हुआ क्या गुरुदेव? इनके पैरों में क्या बेड़ियां पड़ गई हैं? ऐसे लड़खड़ा रहे हैं। इधर उस काली रेखा तक सरपंच गोवर्धन चौधरी गांव वालों के साथ आ पहुंचा था। उनके हाथों में काफी सामान था जो वो भेंट स्वरूप लाए हुए थे। गांव वाले, ये क्या हो रहा है सरपंच साहब? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? और आगे की तो सारी जमीन काली पड़ चुकी है। गणेश कुमार, ध्यान से देखो, जमीन तो क्या, पेड़ पौधे सब काले पड़ चुके हैं। सरपंच साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये तांत्रिक यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसको तो मार कर यहाँ से निकाल देना चाहिए, वरना कि हमारे गांव के लिए संकट पैदा कर देगा। सरपंच, ये क्या हो गया इस पूरे एरिया को? पूरी जमीन कैसे काली पड़ गई है? और फिर उनकी नजर दूर खड़े दोनों तांत्रिकों पर पड़ती है। वे उन्हें वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। तांत्रिक विशंभर, यह तो मुझे प्रणाम कर रहा है, लगता है हमारा आशीर्वाद लेने आए हैं, पर मेरी शक्ति से आगे नहीं बढ़ पा रहे। कामरा, तो फिर इन्हें आने दीजिए गुरुदेव, पता तो लगे चाहते क्या है। ठीक है, जाओ उन सबको अंदर लेकर आओ। कामरा तेजी से आगे बढ़ जाता है और गांव वालों के समीप पहुंच जाता है। सरपंच, हम आप लोगों से मिलने आए हैं, आपके लिए कछु भेंट भी लाए हैं, पर हम यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे। कामरा, कोई बात नहीं, आइए आप सब मेरे साथ आइए। और कामरा के ऐसा बोलते वो सभी गांव वाले उस क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और इसी वक्त दूर उस बरगद के पेड़ पर तेज हलचल हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां से हट जाना चाहता हो और चलकर यहीं पहुंचना चाहता हो। और उस तेज हलचल के कारण वही पास से गुजर रहा शंकर फिर से डर गया, क्योंकि उस बरगद के सूखे पत्ते पत्थर की तरह जमीन पर आकर गिर रहे थे और उनकी आवाज किसी ईंट के टूटने जैसी लग रही थी। ये क्या हो गया इस पेड़ को? ऐसे क्यों मिल रहा है? पर आसपास के पेड़ तो बिल्कुल शांत है। कहीं कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं हो रहा? और फिर वो अपनी आंखों को मलता है, पर उसे बिल्कुल भी धोखा नहीं हुआ था। सामने हो रही बरगद के विशाल पेड़ की हरकत असामान्य थी, जो वहां वास्तविकता में हो रही थी। दिन के उजाले में भी शंकर सिर पर पैर रखकर अपने दोस्त सूरज भान के घर भाग पड़ता है। बरगद धीरे धीरे फिर से शांत हो जाता है। तांत्रिक विशंभर अपने आसन में बैठ चुके थे और सब गांव वाले उसके सामने बैठे थे। कामरा अपने गुरु के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। गांव वाले अपने साथ लाए गए फल, फ्रूट और अन्य सामान उनके सामने रखते थे। तांत्रिक विशंभर, बोलो, किस लिए आए हो तुम सब यहां? क्या कोई खास मकसद है यहां आने का? सरपंच, महाराज, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी तंत्र साधना पास के जंगल में जाकर करें। इसलिए गांव के सभी लोग आपसे यही कहने आए हैं। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं? पर क्यों भाई, मुझसे क्या परेशानी है आप गांव वालों को? मैंने तो आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा। सरपंच, तांत्रिक महाराज, हम अपने गांव में ऐसी किसी भी तंत्र साधना की इजाजत देते ही नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ आपसे निवेदन करने आए हैं।
अगर आप पास के जंगल में जाकर ये सब करेंगे तो हम सब आपकी सेवा वहीं आकर कर दिया करेंगे, पर गांव की सीमा के अंदर ये सब उचित नहीं, क्योंकि गांव के कई लोग इस तंत्र विद्या के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर अधूरा कच्चा ज्ञान लेकर नुकसान कर बैठते हैं, अपना भी और दूसरों का भी।